47 ग्लेशियल झीलें डेंजर जोन के लेवल पर हैं। 47 एक झील ने क्या किया है वो आपके सामने है। इस तरह की 47 झीलें और हैं ग्लेशियल झीलें। ग्लेशियल मतलब ग्लेशियर के पिघलने से बनी हुई झीलें, जिनमें बारिश का पानी भी इकट्ठा हो जाता है और फिर क्योंकि इसका जो किनारे का हिस्सा जो इसको रोकता है पानी को, वो भी पानी का, इसका बर्फ का, गाद का, इन सब का मिलकर बना होता है। तो एक लेवल ऐसा आता है जहां हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अंदर जो पानी भरा होता है उसका ऐसा होता है कि उसको संभाल नहीं पाता और वो फिर टूट जाता है। तो उसके साथ वो हिमखंड भी बहते हैं जो असल में बांध बना रहे होते हैं, साथ में पानी भी बहता है और फिर ये बहुत बड़ी विभीषिका का कारण बनता है। अब जरा समझिए नेपाल में और कितने वाटर बॉम्ब, जो मैं कह रहा हूं आपको 47 के आसपास ये वाटर बॉम्ब हैं। ये जिसका जिक्र हम अभी पहले कर रहे थे वो तो खैर बैरियर लेक है, लेकिन उसके अलावा ये जो ग्लेशियल लेक्स हैं उनके बारे में देखिए। तिब्बत क्षेत्र में 25 ग्लेशियल लेक्स हैं, ग्लेशियर की वजह से बनी हुई। ग्लेशियर अब पिघल रहे हैं, आप जानते हैं। ये जो कार्बन का उत्सर्जन है लगातार डेवलपमेंट के नाम पर, कार्बन के एमिशन को खास तौर से बड़ी कंट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो कार्बन एमिशन को रोकें, लेकिन वो केवल पेपर्स में रह जाता है। वो गोल्स कभी अचीव नहीं होते और उन्हीं की वजह है कि लगातार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं और पिघल रहे हैं। अब इसी वजह से तिब्बत क्षेत्र में 25 ग्लेशियल झीलें हैं, नेपाल के अंदर 21 ग्लेशियल झीलें हैं और भारत की सीमा में एक झील है। अब ये जो झीलें हैं इसी तरीके के वाटर बॉम्ब हैं। ये जो झीलें हैं 299 में से 47 झीलें, ये कुल 299 ग्लेशियल लेक्स हैं और इनमें से 47 लेक्स ऐसी हैं जो अत्यधिक संवेदनशील कैटेगरी में, मोस्ट सेंसिटिव कैटेगरी में हैं। 42 झीलें कोशी बेसिन, 3 झीलें गंडकी और 2 झीलें कर्नाली बेसिन में इनमें से आती हैं। और अगर ये झीलें फटी तो 20 लाख से ज्यादा लोग, ये वो आबादी है जो इससे प्रभावित होगी। नेपाल के 13 से ज्यादा, बिहार के 10 और उत्तर प्रदेश के 7 जिलों पर इसका असर पड़ने वाला है और ये बहुत बड़ी आबादी। तो ये 47 299 में से ये जो 47 टिकिंग टाइम बॉम्ब्स हैं, इनको लेकर हम कितने गंभीर हैं और क्या हम कुछ कर सकते हैं या देयर इज नथिंग। क्योंकि इसमें यह भी है कि इसमें एक सिनर्जी चाहिए, इसमें मिलकर काम किए जाने की जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में, कार्बन एमिशन को रोके जाने के संदर्भ में कोई एक देश अकेले अपने लेवल पर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जहां समेकित प्रयासों की जरूरत है दुनिया में, वो समेकित प्रयास आज खास तौर से जब यह दिखाई दे रहा है कि स्वार्थ के आगे सब बौना है, ऐसे में ये समेकित प्रयास कितने हैं और कितने पूरे पड़ेंगे, या फिर यह समझा जाए कि ये नियति है। ये जो ग्लेशियल लेक्स हैं, दिस इज ओनली अबाउट टाइम कि आने वाले दिनों में एक एक करके ये भी किसी बड़ी त्रासदी का कारण बनेंगे और मानवता या इंसानियत जिसको आप कहते हैं वो खड़े खड़े देखती रहेगी, क्योंकि उसने वक्त रहते कोई समेकित प्रयास नहीं किया। ये बात भी समझना चाहता हूं मैं और इसके लिए मैं आनंद शर्मा जी एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। ये कितनी बड़ी चिंता की बात है, कितना बड़ा कंसर्न है और उन कंसर्न्स के हिसाब से क्या एफर्ट्स आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये खतरे तो बने हुए हैं डेफिनेटली, क्योंकि जब ये लेक कभी भी ब्रीच हो सकती हैं, ग्लेशियल लेक्स। और हाँ, अब ये अच्छी बात है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास सैटेलाइट है, आप उसको वहां से मॉनिटर कर सकते हैं। अब तो आजकल ड्रोन्स हैं आपके पास, आप ड्रोन्स चला के वहां पे उस समय उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी ज्यादा जो है वनरेबल है, जिसमें टूटने का इस तरह का डर है, और आप उसको कंट्रोल जो है उसका वाटर निकाल सकते हैं। दैट इज पॉसिबल। मगर हाँ, जैसे अभी ये जो झील बनी हुई है वहां पर शायद एक्सेस नहीं है, एक्सकेवेटर्स वगैरह आप नहीं ले जा सकते, तो उसको वो टच नहीं कर रहे हैं और उनका ये मानना है शायद ये नेचुरली ड्रेन कर जाए। मगर हाँ, कुछ ऐसे जगह हैं जहां आप पहुंच सकते हैं और ड्रोन से आप देख सकते हैं, तो उसको आप उस पर नजर बना के रखनी होगी। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि लोगों की बसावट नदी के अंदर हो चुकी है, पूरे फ्लड प्लेन के अंदर, तो इस तरह के हादसे आगे फ्यूचर में बिल्कुल हो सकते हैं। मगर ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये तो दिन में हुआ, तो इसका नुकसान बहुत ज्यादा। देयर आर इंस्टीट्यूशंस एंड देयर आर एंटिटीज, इसके लिए बाकायदे डेडिकेटेड डिपार्टमेंट्स हैं जिनका काम ये देखना है कि कैचमेंट एरिया में, नदी के पास, वहां पर कतई कोई कंस्ट्रक्शन ना हो जो आने वाले दिनों में किसी मुसीबत का बायस बने। तो कम से कम ऐसी आपदाओं के बाद तो रिव्यू होना चाहिए ना कि वो डिपार्टमेंट्स जो इसी जिम्मेदारी के साथ बनाए गए थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को कितना निभाया।
क्योंकि ये हमेशा होता है कि इस तरह के, और ये जाहिर है इसकी वजह होती है करप्शन, इन बातों को नजरअंदाज करना ही आने वाले दिनों में बड़ी विभीषिका का कारण बनता है। तो क्या हम पीके मिश्रा जी असल में उसी डाल को काट रहे हैं जिसमें हम बैठे हुए हैं, और इसमें मतलब वक्त वक्त पर जब झटके मिलते हैं तो उस समय के लिए कुछ संकल्प कुछ देर तक चलते हैं, फिर बैक टू स्क्वायर वन हो जाता है? बता रहा हूँ मैं, ये चीज मणिपुर में भी देखा है, नागालैंड में भी देखा है। आपकी आवाज एको कर रही है। और पाकिस्तान बॉर्डर में हमारा जो है, पाकिस्तान बॉर्डर में भी मैंने देखा है, जितने पहाड़ हैं, जो माउंटेन है, वो बिल्कुल नंगा हो चुका है। पीके मिश्रा सर, आपकी आवाज मुझको ठीक करानी पड़ेगी। अब आपके एंड पे दिक्कत है, यहाँ कुछ समस्या है, एको हो रही है आपकी आवाज, गूंज रही है। मैं वापस आता हूं आपके पास, लेकिन विशाल नाथ उपाध्याय जी के पास जाना चाहूंगा क्योंकि वो डिजास्टर मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट के ही प्रेसिडेंट हैं। सर, इस मामले में प्रिएम्प्टिव तरीके से कितनी तैयारी की जाती है, या आप क्या कितनी लापरवाही देखते हैं आप इसमें? उससे पहले मैं दो चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। पहली बात तो अभी ये मिसकंसेप्शन क्या है कि अर्थक्वेक गया इसलिए ये आइस नीचे चला गया और ये डैमेज हो गया। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज द कंट्रेरी। और ऊपर से जो आइस गिरा नीचे, और हम लोग ये सोच रहे हैं कि वो करीब करीब 1 क्यूबिक किलोमीटर का हो सकता है, वो नीचे गिरा। तो उस गिरने के बाद वो अर्थक्वेक गया, कि नॉट बिकॉज अर्थक्वेक गया इसलिए वो गिरा। ये मिसकंसेप्शन है। USGS has also clarified it, so it is not a tectonic earthquake. Second thing, अभी हम लोग यहाँ मिक्स अप कर रहे हैं कि ये जो अभी ये डिसास्टर हुआ, वो it is not because of the glacial lake deep breach. ये ग्लेशियर लेक से नहीं हुआ, ये तो बहुत ऊपर 2000 मीटर के ऊपर करीब करीब वहाँ जो हैंगिंग ग्लेशियर का फ्रंट था, वो somehow it fell down to the valley 1500 meters नीचे गिरा। और नीचे गिरने के बाद then it blocked the river. मुझे अभी भी लग रहा है कि अभी थोड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है कि अब आधा घंटे में, 1 घंटे भी कम में आप जो ब्लॉकेज हुआ ना उसका रिवर का, उसमें 20 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर कैनॉट बी स्टोर्ड। या तो वो आइस जो नीचे गिरा वो इट कन्वर्टेड इनटू वाटर इमीडिएटली बिकॉज ऑफ द फॉल एंड ऑल दैट, सो दैट क्रिएटेड दैट डिसास्टर। तो ये लेक फेल्यूर का नहीं है। वी हैव लेक्स अप देयर एंड दे आर आल्सो डेंजरस, एनी टाइम दे कैन आल्सो ब्रीच, बट इन दिस केस इट इज नॉट द ग्लेशियर लेक burst हो गया, number one. Number two, it is not because of the earthquake. Now we are talking about the precautions of these big lakes. Millions of cubic meters of these waters are there at these glacial lakes. तो वो लेक में जो अभी पानी है, वो अभी उसको कोई भी, अभी बहुत बड़ा लेक अभी तक तो ब्रस्ट भी नहीं हुआ है। छोटे छोटे लेक्स ब्लॉक्स ये है ना, ये ब्रस्ट हुए हैं, लेकिन अभी बड़ा लेक अभी ब्रस्ट हुआ तो नेपाल में या इंडिया में और चाइना में कहीं भी ब्रस्ट हुआ तो इट इज लाइक सुनामी फ्रॉम द स्काई। इट इज सो बिग अमाउंट ऑफ वाटर दैट विल बी देयर। तो इसके लिए हम लोग को अभी रनिंग आउट ऑफ टाइम सर, लेकिन दो चीजें आपने जो क्लियर की हैं उसको मैं दोहरा देता हूं अपने दर्शकों के लिए कि इस बार जो ये त्रासदी हुई है, ये ग्लेशियर के एक बहुत बड़े लटकते हुए टुकड़े के गिरने की वजह से हुआ है, और गिरने की वजह से भूकंप जैसी स्थिति बनी है, लेकिन ये सीस्मिक एक्टिविटी नहीं थी, ये गिरने की वजह से भूकंप जैसी स्थिति बनी है, ये बात कही जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो बड़ी झीलें तैयार हो रही हैं ग्लेशियर के पिघलने की वजह से, वो डेंजरस नहीं है, वो टिकिंग टाइम बॉम्ब हैं और उनसे सावधान रहने की जरूरत है।